गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू एग्ज़ाम ऑर्बिट क्लासेस। आज है 18 अप्रैल और आज के सेशन में 18 अप्रैल से संबंधित टॉप 10 करेंट अफेयर के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो कि सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण हैं। तो सबसे पहले आप सभी के लिए एक सवाल है, आंसर करना है कमेंट्स बॉक्स में। किस देश ने अपने आखिरी 3 परमाणु रिएक्टरों को बंद कर दिया है? भारत, रूस, यूक्रेन या फिर जर्मनी? इस सवाल का आंसर आपको मिलेगा क्लास के लास्ट में और जिनको आंसर पता है वो लिखेंगे कमेंट्स बॉक्स में। तो सेशन को स्टार्ट करते हैं और आज की क्लास का पहला सवाल है कि नई दिल्ली में राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार किसने प्रदान किए हैं? तो फ्रेंड्स, आप सभी याद रखेंगे, नई दिल्ली में राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार दिए गए हैं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा, जिन्हें आप सभी पिक में देख सकते हैं। तो डिस्कस कर लेते हैं कि न्यूज़ क्या है। तो राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के उपलक्ष्य में पंचायती राज मंत्रालय 17 से 21 अप्रैल तक आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार सप्ताह मना रहा है, जिसका उद्घाटन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा किया गया है और इसी में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार प्रदान किए हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि इसका विषय क्या है, तो विषय याद रखेंगे पंचायतों के संकल्पों की सिद्धि का उत्सव, ये इसका विषय रखा गया है। अब डिस्कस कर लेते हैं लेटेस्ट करंट अफेयर में कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट जो कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी से ही संबंधित हैं। फाइटर जेट में उड़ान भरने वाली देश की दूसरी महिला राष्ट्रपति कौन है? तो याद रखेंगे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी हैं और पहली कौन है? तो प्रतिभा पाटिल है। INS द्रोणाचार्य को अपनी उत्कृष्ट सेवाओं के लिए राष्ट्रपति कलर से किसने सम्मानित किया? तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा ही दिया गया था। 23 फरवरी 2023 को नई दिल्ली में वर्ष 2019, 2020 और 2021 के लिए संगीत नाटक अकादमी की फेलोशिप और संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार किसने प्रदान किए? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने। 31 जनवरी 2023 को नई दिल्ली में राष्ट्रीय महिला आयोग के 31वें स्थापना दिवस को किसने संबोधित किया था? तो ये भी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा किया गया था। इसके अलावा आप याद रखेंगे कि भोपाल यानी कि मध्य प्रदेश की राजधानी में धर्म धम्म जो सम्मेलन हुआ था उसका उद्घाटन भी किसने किया था? तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा ही किया गया था। अब डिस्कस कर लेते हैं पंचायती राज से संबंधित कुछ प्रश्नों के बारे में। तो पहला सवाल याद रखेंगे कि बलवंत राय मेहता समिति का गठन कब हुआ था? 1957 में। त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थानों का सुझाव किसने दिया था? तो ये बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा दिया गया था। द्विस्तरीय पंचायती राज संरचना की जो अनुशंसा है ये किस समिति ने की थी? तो 1977 में अशोक मेहता समिति के द्वारा की गई थी। देखिए, त्रिस्तरीय पूछता है तो बलवंत राय मेहता याद रखेंगे, द्विस्तरीय पूछता है तो अशोक मेहता आपको याद रखना है। और फ्रेंड्स, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बनता ही बनता है। भारत में पंचायती राज की स्थापना कब हुई थी? तो 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले में तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा देश की पहली त्रिस्तरीय पंचायत का उद्घाटन किया गया था। ये डेट आपको याद रखनी है, एग्जाम में डेट पूछ लेता है। आगे और क्या याद रखेंगे? तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 40 क्या कहता है? तो राज्य ग्राम पंचायतों का संगठन करने के लिए कदम उठाएगा, ये आर्टिकल 40 कहता है। भारतीय संविधान का 73वां जो संशोधन हुआ था ये किससे संबंधित है? तो ये पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। 73वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1992 में। 73वें संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी? तो अनुसूची 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी, जिसमें कितने विषय हैं? 29 विषय हैं। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाते हैं? तो 24 अप्रैल को मनाते हैं राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस। भारत में स्थानीय सुशासन का जनक किसे कहा जाता है? तो लॉर्ड रिपन को कहते हैं। भारत में पंचायती राज व्यवस्था का शिल्पी किसे कहा जाता है? तो महत्वपूर्ण सवाल है, ये याद रखेंगे। भारत में पंचायती राज व्यवस्था का शिल्पी कहते हैं बलवंत राय मेहता को। किस अनुच्छेद का संबंध पंचायती राज से है? तो आर्टिकल 243 का संबंध किससे है? पंचायती राज व्यवस्था से है। तो पंचायत से संबंधित ये सवाल आप सभी को याद रखने हैं, आगामी परीक्षा में क्वेश्चन बन सकता है।
अगर आप लोग पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, जिससे आप सभी को क्लास का जो नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले मिल जाएगा। और साथ ही में इस क्लास की पीडीएफ बाद में आप सभी को टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। टेलीग्राम पर जाकर एग्जाम ऑर्बिट क्लासेस से लोगो आपको दिखाई देगा। जिसने भी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है फ्रेंड ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि पीडीएफ के अलावा जीके जीएस के क्वेश्चंस भी आपको यहाँ पर कराए जाते हैं। अगला सवाल डिस्कस करेंगे कि भारत के विदेश मंत्री यानी कि डॉक्टर एस जयशंकर ने किस देश में भारत द्वारा निर्मित बुजी ब्रिज का उद्घाटन किया है। तो फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पर इस प्रकार से भी क्वेश्चन बन सकता है कि बुजी ब्रिज जिसका जो भारत द्वारा निर्मित किया गया है ये कहाँ पर है। तो आप याद रखेंगे ये मोजाम्बिक में है, और जिसका उद्घाटन हाल ही में विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर जी द्वारा किया गया है। मोजाम्बिक कहाँ पर आता है, तो मोजाम्बिक अफ्रीका महाद्वीप में एक स्थित देश है। देखिए ये है मेडागास्कर, और मेडागास्कर के जस्ट बगल से आप यहाँ पर देखेंगे तो अफ्रीका महाद्वीप में आपको देश देखने को मिलेगा जिसे हम कहते हैं मोजाम्बिक। अब मोजाम्बिक के जस्ट ऊपर आप एक देख रहे होंगे देश है जिसका नाम है मलावी। अब आप मुझे बताइए कमेंट्स करके कि हाल ही में मलावी में कौन सा चक्रवात आया था जिसने काफ़ी मलावी में नुकसान पहुँचाया था। उसका आंसर आपको कमेंट्स बॉक्स में करना है। तो मोजाम्बिक के बारे में और क्या क्या याद रखेंगे, तो राष्ट्रपति यहाँ के फिलिप नियासी हैं, प्रधानमंत्री एड्रियानो है, राजधानी महत्वपूर्ण है याद रखेंगे मापुटो है, आधिकारिक भाषा यहाँ की पुर्तगाली है, और यहाँ की मुद्रा को कहते हैं मोजाम्बिक मेटिकल। तो ये तो आप इजीली याद रख ही लेंगे, लेकिन राजधानी आपको याद रखनी है। अगला सवाल है कि इंडिया स्टील 2023 कहाँ पर होगा। तो फ्रेंड्स इंडिया स्टील 2023 होने वाला है मुंबई महाराष्ट्र में। डिस्कस कर लेते हैं इसके बारे में। तो केंद्रीय इस्पात मंत्री यानी कि ज्योतिरादित्य सिंधिया 19 अप्रैल को मुंबई के गोरेगांव स्थित मुंबई प्रदर्शनी केंद्र में इंडिया स्टील 2023 का उद्घाटन करेंगे। कब करेंगे, 19 अप्रैल को। केंद्रीय इस्पात मंत्रालय जो कि वाणिज्यिक विभाग, केंद्रीय वाणिज्य उद्योग मंत्रालय और फिक्की के सहयोग से इंडिया स्टील 2023 का आयोजन कर रहा है। इस्पात उद्योग पर सम्मेलन और अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी 19 से 21 अप्रैल तक आयोजित की जाएगी। कहाँ पर, मुंबई में। इसका जो मुख्य उद्देश्य है ना वो इस्पात उद्योग में नवीनतम विकास, चुनौतियों और अवसरों पर चर्चा करना है। अब थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं फिक्की के बारे में। तो फिक्की का फुल फॉर्म आप याद रखेंगे, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज, ये फिक्की का फुल फॉर्म है। फिक्की की स्थापना घनश्याम दास बिड़ला ने 1927 में की थी। यह उद्योग के विचार और चिंताओं को व्यक्त करता है और उद्योग व्यापार के पक्ष में नीति बनाने के लिए सरकार को प्रभावित करने की कोशिश करता है। फिक्की का मुख्यालय महत्वपूर्ण है, याद रखेंगे नई दिल्ली में है, और वर्तमान में फिक्की के अध्यक्ष हैं सुब्रकांत पांडा। तो ये नाम भी आपको याद रखना है। अब कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट डिस्कस कर लेते हैं, जैसे फूड कॉनक्लेव 2023 मंथन कार्यक्रम का आयोजन कहाँ हुआ, तेलंगाना में। IMF विश्व बैंक की बसंत वार्षिक जो बैठक है ये कहाँ पर हुई है, तो बॉन्सिंगटन DC में इसका आयोजन किया गया। इसरो की गतिविधियों को बढ़ावा देने वाली कौन सी नीति को हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा स्वीकृत किया गया है, तो भारतीय अंतरिक्ष नीति 2023 को स्वीकृति दी गई है। TN रीच पहल का संबंध किस राज्य से है, तो ये पहल है तमिलनाडु से संबंधित। अगला सवाल, भारत ने किस देश में अपना 16वां वीजा आवेदन केंद्र खोला है। तो फ्रेंड्स याद रखेंगे भारत का ये 16वां वीजा आवेदन केंद्र है जो कि कहाँ पर खोला गया है, तो ये खोला है बांग्लादेश में। इसका उद्घाटन किसने किया है, तो इसका उद्घाटन किया गया है उच्चायुक्त प्रज्ञा वर्मा के द्वारा, याद रखेंगे। और भारतीय उच्चायोग बांग्लादेश में दुनिया में अपना सबसे बड़ा वीजा संचालन केंद्र संचालित करता है। तो अब डिस्कस कर लेते हैं बांग्लादेश लेटेस्ट करेंट अफेयर। बांग्लादेश काफ़ी सुर्खियों में है इस समय, तो एक एक करके डिस्कस करेंगे। बांग्लादेश के सार्वजनिक स्वास्थ्य यानी कि अग्रणी डॉक्टर जफरुल्लाह चौधरी का निधन हो गया है हाल ही में, इनका नाम आप याद रखेंगे। और भारत, बांग्लादेश, जापान, त्रिपुरा में कनेक्टिविटी बैठक आयोजित करेंगे। अडानी पावर लिमिटेड ने बांग्लादेश में बिजली सप्लाई शुरू कर दी है। बांग्लादेश ने अपना पहला पनडुब्बी बेस भी शुरू किया है। हाल ही में इसका उद्घाटन शेख हसीना जी के द्वारा ही किया गया था। भारत बांग्लादेश मैत्री पाइपलाइन, ये आप अच्छे से याद कर लेंगे, पूछा जा सकता है आगामी परीक्षा में। तो इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी
और शेख हसीना संयुक्त रूप से किया था, है ना। शेख हसीना यानी कि बांग्लादेश की प्रधानमंत्री ने। मोहम्मद शहाबुद्दीन बांग्लादेश के 22वें राष्ट्रपति चुने गए हैं। और बांग्लादेश में पहली मेट्रो सेवा की भी शुरुआत हो चुकी है और इसका उद्घाटन भी शेख हसीना जी के द्वारा ही किया गया था। मैप में आप सभी बांग्लादेश की लोकेशन देख सकते हैं। यह है बांग्लादेश। बांग्लादेश की राजधानी याद रखेंगे ढाका है। बांग्लादेश की मुद्रा को कहते हैं टका। अगला सवाल देखेंगे, अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट्स अलायंस का संस्थापक सदस्य कौन बना है? तो फ्रेंड्स इसमें शामिल हो गया है नेपाल। डिस्कस कर लेते हैं इसके बारे में। तो देखिए, ये जो अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट्स अलायंस है ना, इसके बारे में जान लेते हैं। आप सभी को ज्ञात होगा कुछ ही समय पहले 9 अप्रैल 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा इसका उद्घाटन यानी कि इसकी शुरुआत की गई थी। कहाँ पर? कर्नाटक में। राज्य आपको याद रखना है, पूछा जा सकता है। अब ये किससे संबंधित है? तो बाघ, शेर, तेंदुआ, हिम तेंदुआ, चीता और जगुआर, प्यूमा सहित 7 बड़ी बिल्ली प्रजातियों के संरक्षण के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा इसकी शुरुआत की गई है और इसे नाम दिया गया इंटरनेशनल बिग कैट्स अलायंस। ये नाम आपको याद रखना है और डेट भी आपको याद रखनी है, डेट भी एग्जाम में पूछ सकता है। गठबंधन का लक्ष्य क्या है? तो इन बड़ी बिल्लियों के प्राकृतिक आवासों को कवर करने वाले 97 रेंज देशों तक पहुंचना और उनके संरक्षण के लिए वैश्विक सहयोग और प्रयासों को मजबूत करना है। अच्छा, इसमें अपनी सहमति यानी कि समर्थन किन किन देशों ने दे दिया है? तो भूटान है, बांग्लादेश, कंबोडिया, केन्या, नेपाल, इथियोपिया और मलेशिया। जो मलेशिया यानी कि इन देशों के मंत्रियों ने गठबंधन और संरक्षण में भारत के प्रयासों के लिए अपना समर्थन दे दिया है। तो इसकी शुरुआत कब की गई थी, कहाँ से की गई थी और किसने की थी, ये आपको याद रखना है, महत्वपूर्ण है ना। नेपाल की बात की जाए तो मैप में नेपाल की लोकेशन आप सभी देख सकते हैं। भारत के किन राज्यों की सीमा नेपाल से लगती है? तो उत्तराखंड याद रखेंगे। उत्तराखंड के बाद उत्तर प्रदेश आपको याद रखना है, फिर बिहार आप याद रखेंगे, उसके बाद पश्चिम बंगाल आपको याद रखना है और फिर याद रखेंगे सिक्किम। इनकी जो सीमा है वो नेपाल से लगती है। नेपाल की राजधानी क्या है? काठमांडू है। काठमांडू में किसका हेडक्वार्टर है? तो सार्क का है, ठीक है। और इसके अलावा और क्या याद रखेंगे? तो जो माउंट एवरेस्ट है, जैसे नेपाल में सागर माता के नाम से जानते हैं, आई होप आप सभी को पता होगा। और यहाँ पर एक काली नदी निकलती है जो कि नेपाल और भारत के बीच पूर्वी सीमा बनाती है। ये नदी भी आपको याद रखनी है। इसके अलावा हाल ही में नेपाल के जो पीएम बने हैं वो पुष्प कमल दहल प्रचंड बने हैं। राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल हैं जो कि हाल ही में बने हैं। और राजधानी काठमांडू अभी हम डिस्कस कर चुके हैं। और मुद्रा याद रखेंगे तो नेपाली रुपया है। अब आप मुझे बताइए कि भारत नेपाल के साथ कौन सी एक्सरसाइज करता है। अगला सवाल, आईपीएल में सबसे तेज 4000 रन बनाने वाले बल्लेबाज कौन बन गए हैं? तो 4000 रन बनाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं केएल राहुल, जिन्हें आप सभी पिक में देख सकते हैं। तो याद रखेंगे आप सभी इनके बारे में। अच्छा, इन्होंने किसका रिकॉर्ड तोड़ा है ये आप याद रखना। तो क्रिस गिल का इन्होंने रिकॉर्ड तोड़ दिया है। अगला सवाल, भारत सरकार के वाणिज्यिक मंत्रालय द्वारा जारी वार्षिक व्यापार के आंकड़ों के अनुसार कौन सा देश भारत का दूसरा सबसे महत्वपूर्ण निर्यात गंतव्य बना है? तो देखिए, पहले स्थान पर तो अमेरिका है और दूसरे पर आ गया है, कौन सा देश आ गया है फ्रेंड्स? तो संयुक्त अरब अमीरात आ गया है, जो कि भारत का दूसरा सबसे बड़ा महत्वपूर्ण निर्यात गंतव्य बन गया है। पहला पूछे तो अमेरिका याद रखना है और दूसरा पूछे तो संयुक्त अरब अमीरात आप याद रखेंगे। संयुक्त अरब अमीरात की लोकेशन आप सभी देख सकते हैं, ये है यूएई, जो कि यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे। ये है सऊदी अरब, यमन, ओमान। तो डिस्कस कर लेते हैं संयुक्त अरब अमीरात के बारे में। राजधानी अबू धाबी है। यहाँ की आधिकारिक भाषा है अरबी। यहाँ के राष्ट्रपति कहें या क्राउन प्रिंस कहें तो मोहम्मद बिन जायद अल नहयान हैं। यहाँ के प्रधानमंत्री मोहम्मद बिन राशिद अल मखदूम है। और यहाँ के उपराष्ट्रपति कौन है? तो मोहम्मद बिन राशिद अल मखदूम और मंसूर बिन जायद अल नहयान है। तो इतनी जानकारी आप सभी को संयुक्त अरब अमीरात के बारे में याद रखनी है। अगला सवाल, भारत का सतलुज जल विद्युत निगम किस देश में 669 मेगावाट लोअर अरुण हाइड्रो प्रोजेक्ट बनाने जा रहा है? तो फ्रेंड्स, ये प्रोजेक्ट बन रहा है कहाँ पर? नेपाल में। डिस्कस कर लेते हैं इसके बारे में। तो नेपाल के निवेश बोर्ड ने देश में 669 मेगावाट लोअर अरुण
जल विद्युत परियोजना के निर्माण के लिए भारत के सतलुज जल विद्युत निगम के निवेश प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। और इसी के साथ आप याद रखेंगे 900 मेगावाट अरुण थर्ड और 695 मेगावाट अरुण फोर्थ पनबिजली परियोजनाओं के बाद अरुण नदी पर शुरू की जा रही यह तीसरी परियोजना है। तो ये समझौता किसके साथ किया है? तो नेपाल ने ये भारत के साथ किया है, याद रखेंगे आप सभी। अगला सवाल, डिजिटल स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन 2023 कहाँ पर हुआ है? तो फ्रेंड्स इसका आयोजन किया गया है गोवा में। डिस्कस कर लेते हैं इसके बारे में। तो डिजिटल स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन गोवा में भारतीय उद्योग परिसंघ, इसके बारे में आगे चर्चा करेंगे, और स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा संयुक्त रूप से किया गया है। इसका विषय क्या है? तो एक साथ मिलकर एक स्वास्थ्य का निर्माण, स्वास्थ्य सामान्यता में सुधार करना है। शिखर सम्मेलन का उद्देश्य क्या है? तो नीति निर्माताओं, उद्योग के नेताओं और वैश्विक स्वास्थ्य विशेषज्ञों और विचारकों को एक साथ लाना, ताकि डिजिटल स्वास्थ्य क्षेत्र द्वारा सामना किए जाने वाले प्रमुख मुद्दों पर विचार विमर्श किया जा सके। तो अब महत्वपूर्ण हो जाता है भारतीय उद्योग परिसंघ। तो जो भारतीय उद्योग परिसंघ है ये गैर लाभकारी और गैर सरकारी संगठन है, जिसका उद्देश्य भारत में उद्योग और नागरिक समाज के विकास के लिए अनुकूल वातावरण प्राप्त करना है। इसकी स्थापना होती है 1895 में। इसमें सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रों के 8000 से अधिक सदस्य हैं। मुख्यालय महत्वपूर्ण है, याद रखेंगे, नई दिल्ली में है, और इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं संजीव बजाज। अगला सवाल, भारत की अध्यक्षता में G20 वर्किंग ग्रुप की जो 100वीं बैठक है, इसका आयोजन कहाँ पर किया जा रहा है? तो फ्रेंड्स याद रखेंगे ये 100वीं बैठक है, तो एग्जाम में पूछी जा सकती है। तो ये बैठक हो रही है वाराणसी यानी कि उत्तर प्रदेश में। तो ये इस बैठक का विषय क्या है? विषय याद रखेंगे तो इसका विषय है स्वस्थ लोगों और गृह के लिए सतत कृषि और खाद्य प्रणाली, इसका विषय है। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में बन सकता है कि 100वीं बैठक कहाँ पर हुई है? तो वाराणसी उत्तर प्रदेश, आप याद रखेंगे। और ये तो आप सभी जानते हैं कि G20 की अध्यक्षता भारत इस समय कर रहा है। क्लास के शुरुआत में जो क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था कि किस देश ने अपने आखिरी 3 परमाणु रिएक्टरों को बंद कर दिया है, तो ये हाल ही में जर्मनी के द्वारा बंद कर दिए गए हैं। न्यूज़ क्या है? तो देखिए, जर्मनी ने अपने आखिरी 3 परमाणु रिएक्टरों को बंद कर दिया है। जर्मनी परमाणु रिएक्टरों के उपयोग को खत्म करने का लक्ष्य बनाया था। किसने? जर्मनी ने। जबकि कई पश्चिमी देश अपने उत्सर्जन को कम करने के लिए परमाणु ऊर्जा में अपने निवेश को बढ़ा रहे हैं, वहीं जर्मनी इससे बाहर आ गया है। जर्मनी 2002 से परमाणु ऊर्जा के उपयोग को समाप्त करने का लक्ष्य बनाया हुआ था, यानी कि जर्मनी ने यह लक्ष्य बना लिया था 2002 में ही। तो क्वेश्चन यही बन सकता है कि हाल ही में किस देश ने 3 परमाणु रिएक्टरों को बंद कर दिया है? तो आप याद रखेंगे जर्मनी ने कर दिया है। अब डिस्कस कर लेते हैं टॉप 10 स्टैटिक जीके क्वेश्चन। अपवाद राज्यों की सूची में शामिल कौन से राज्य जहां विधानसभा सदस्यों की संख्या 60 से कम है? गोवा में 40 है, मिजोरम में 40 है और सिक्किम में 32 है। तुलबुल परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो ये झेलम नदी पर है। पोलो खेलते समय किस भारतीय बादशाह की मृत्यु हो गई थी? कुतुबुद्दीन ऐबक की। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो ये स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा की गई थी। किस अधिनियम द्वारा भारत में प्रांतों को स्वायत्तता प्रदान की गई थी? तो भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत। संविधान में मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन से जोड़े गए थे? 42वां संविधान संशोधन। भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन पहली बार किसने किया था? तो दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया था। गरीबी हटाओ का नारा किस योजना में शामिल किया गया है? 5वीं योजना में। भारत में सिक्के जारी करने के लिए कौन प्राधिकृत है? वित्त मंत्रालय। मिल्खा सिंह को क्या कहा जाता है? तो फ्लाइंग सिख ऑफ इंडिया के नाम से इन्हें जाना जाता है। कल के सेशन का रिवीजन कर लेते हैं। तो फेमिना मिस इंडिया 2023 की विजेता बन गई हैं नंदिनी गुप्ता, याद रखेंगे आप सभी। निम्न में से कौन सा देश वाहनों से उत्सर्जन कम करने पर सहमत हो गए हैं? तो फ्रेंड्स याद रखना है G7 जो देश हैं ये सहमत हो गए हैं। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने किस टाइगर रिजर्व के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? नागार्जुन श्रीशैलम टाइगर रिजर्व के साथ। दूसरी भारत पेरू संयुक्त आयोग की जो बैठक है ये कहाँ पर हुई है? तो इस बैठक का आयोजन किया गया नई दिल्ली में।
वर्ष 2022 के लिए महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार किसे दिया गया है? तो यह पुरस्कार डॉक्टर अप्पा साहेब धर्माधिकारी को दिया गया है, जिन्हें आप सभी पिक में देख सकते हैं। पूर्वोत्तर में पहले एम्स का उद्घाटन किसने किया है? तो पूर्वोत्तर के पहले एम्स का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया है। किस देश की राजधानी ढाका में 58 साल में सबसे ज़्यादा तापमान रिकॉर्ड किया गया है? तो ढाका किसकी राजधानी है? बांग्लादेश की। इस साल का सैन्य कमांडर जो सम्मेलन है, पहला सम्मेलन, ये कहाँ पर होगा? तो इसका आयोजन किया जाएगा नई दिल्ली में। पशु महामारी को समग्र रूप से संबोधित करने के लिए पशु महामारी तैयारी पहल किसने शुरू की है? तो इसकी शुरुआत की गई थी पुरुषोत्तम रूपाला जी के द्वारा। बायोगैस पर 2 दिवसीय वैश्विक सम्मेलन कहाँ पर होगा? तो फ्रेंड्स, ये सम्मेलन होने वाला है नई दिल्ली में। और अब डिस्कस कर लेते हैं कल के सेशन में जो आपसे सवाल पूछे गए थे कि सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश जिनका नाम है जस्टिस एस अब्दुल्ला नजीर ने किस राज्य के गवर्नर के रूप में शपथ ली है? तो ये आंध्र प्रदेश के गवर्नर बने हैं। पहला राज्य स्तरीय झींगा मेला ये कहाँ पर लगाया गया था? तो झींगा मेला लगा था पंजाब में। कनाडा के मध्य अक्षांशीय घास के मैदानों को क्या कहा जाता है? तो फ्रेंड्स, पेरीज कहते हैं। दांदेली जो वन्यजीव अभयारण्य है भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये आता है कर्नाटक में, जो कि 2022 में काफ़ी सुर्खियों में रहा था, तो याद रखेंगे आप सभी। अब आप सभी के लिए कुछ सवाल हैं, आंसर करना है कमेंट्स बॉक्स में कि एलिवेट का जो 26वां संस्करण है ये कहाँ पर हुआ है? और रायबरेली के हॉकी स्टेडियम का नाम किसके नाम पर रखा गया है? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आंसर करेंगे कमेंट्स बॉक्स में। अनेकांतवाद निम्नलिखित में से किसका प्रमुख सिद्धांत और दर्शन है? नेक्स्ट एंड लास्ट सवाल है कि भारत की धार्मिक प्रथाओं के संदर्भ में स्थानकवासी संप्रदाय किससे संबंधित है? तो फ्रेंड्स, इन सभी के आंसर आपको करने हैं कमेंट्स बॉक्स में। सेशन आपको कैसा लगा कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।